हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजनीतिक दल। पिछला वीडियो में जो लोग नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को राजनीतिक दल कक्षा 10वीं का उसमें हमने बताया है कि राजनीतिक दल में राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, उनका क्या काम है, राजनीतिक दल के कितने स्तर हैं। ठीक है, सारे चीज का हमने वहां पे डिस्कस किया है। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं आप हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 राजनीतिक दल का बाकी जो शेष रह गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, कि कितने राजनीतिक दल। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि राजनीतिक दल कैसे बनते हैं, राजनीतिक दल का काम क्या है। ठीक है, विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष क्या भूमिका निभाती है, सत्ता में कैसे आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल एक देश में कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो समझ लीजिए कि जहां पे बात लोकतंत्र का आता है, जहां पे बात स्वतंत्र का आता है, तो वहां पे ये बताना मुश्किल है कि राजनीतिक दल कितने होते हैं। ठीक है, तो अब इसको ज्यादा अंदर तक मतलब ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे का काम। कितने राजनीतिक दल, आपका एनसीईआरटी किताब में भी यही टॉपिक है और हम लोग भी आज यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक जनता, ठीक है, और जनता का समूह कितना भी राजनीतिक दल बना सकता है। ठीक है, चाहे उसका कॉज चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे फिर नेशनल लेवल का हो, मतलब राज्य स्तरीय हो, राष्ट्रीय स्तरीय हो, या फिर उनका अपना सामाजिक मुद्दा से बने। ठीक है, तो लोग अपना समूह बना के राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं। अपने जरूरत के हिसाब से, समाज के जरूरत के हिसाब से वो लोग अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि राजनीतिक दल एक देश में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे डिटेल में जाते हैं अगर संख्या मिल पाए तो। ठीक है, भारत में मतलब भारत का बात करते हैं हम लोग कि भारत में राजनीतिक दल कितना है या फिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या डाटा है। ठीक है, तो भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से भी ज्यादा है। मतलब भारत में अभी तक कम से कम 750 से भी ज्यादा पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने अपना नाम पंजीकृत चुनाव आयोग के पास करवाया है। समझ में आता है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? चुनाव आयोग मतलब समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे चुनाव लड़ने के समय राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, सारा चीज प्रक्रिया चुनाव आयोग करता है। सारा जो चुनाव पैनल होता है वो सब कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, तो भारत में कितने दल हैं मतलब जो पंजीकृत करा सके? 750 से भी ज्यादा। ठीक है, तो एक बात समझेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में चुनाव आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों का पंजीकृत कराया गया है, तो क्या उत्तर होगा उसका? कि चुनाव आयोग द्वारा अभी तक भारत में 750 से भी ज्यादा राजनीतिक दलों की संख्या का पंजीकृत कराया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है और बाद का बात नहीं है, अभी से हम लोग को याद करते जाना है। ठीक है, बहुत आसान पॉइंट्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हर दल चुनाव में गंभीर चुनौतियों देने की स्थिति में नहीं होता है। कोई भी देश में कितना भी राजनीतिक दल हो, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, 150, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, पार्टी बनाना बड़ा बात नहीं है, राजनीतिक दल हो जाना बहुत बड़ा बात नहीं है। चुनाव में वो कितने दावेदारी से अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं, मुद्दा ये भी है। ठीक है, और जनता किसका चुनाव करती है, यहाँ पे भी बड़ा मैटर करता है पार्टी के लिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यही बताया गया कि हर दल चुनाव मतलब चाहे पार्टी राजनीतिक दल कितना भी हो, हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। इसको सिंपल से समझेंगे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्या सब टॉप आते हैं? सब शिक्षक के नजर में आते हैं? वो 4-5 ही लड़के होते हैं ना, या फिर लड़कियां होती है ना, जो सर के बहुत क्लोज होते हैं, वो लोग जो पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, और एक लास्ट बेंचर अलग होता है, बदमाशी करने वाले अलग होते हैं ना। तो क्या सारे बच्चे एक पैटर्न में, एक प्लेटफॉर्म में, एक चीज में सब बराबर होते हैं? नहीं होते हैं, सबका अपना अपना गुण होता है। तो यहाँ पे पार्टी राजनीतिक दल बना देना बड़ा बात नहीं है, लेकिन अब ये मतलब अभी तक पता दिखाया गया है, या मतलब अभी तक हम लोग देखे हैं कोई भी देश में, चाहे भारत हो या फिर कोई और देश हो, जहाँ पे राजनीतिक दल बनाए जाते हैं या फिर चुनाव कराए जाते हैं, कि
राजनीतिक दल कितने भी हों, लेकिन सब समान दावेदारी, समान मतलब बल से चुनाव में नहीं उतर पाते हैं, ठीक है, चाहे कारण कुछ भी हो उनका, ठीक है। आगे और भी डिटेल्स में समझेंगे कि क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है हम लोग तो समझ गए अभी तक 3 पॉइंट, ठीक है, कि कितना भी पार्टी हो सकता है, नागरिक या फिर जनता अपने हिसाब से समूह बना के दल बना सकते हैं। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा भारत में 750 से भी ज्यादा चुनाव राजनीतिक दल का अभी तक पंजीकृत करा दिया गया है। पंजीकृत मतलब समझ में आता है ना? हाँ, हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती, मतलब दल कितना भी हो लेकिन सब कोई इक्वल अमाउंट में फाइट नहीं कर पाता है सेम प्लेटफॉर्म में आके, ठीक है। तीसरा, चौथा, चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ पार्टियां ही सक्रिय होती है। मतलब एक तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि चुनाव कौन लड़ता है, चुनाव कौन राजनीतिक दल लड़ता है, जिनको सरकार बनाना होता है। सुने हो ना कि कुर्सी से मोहब्बत है नेता लोगों को, ठीक है, यहाँ पे जनता से मतलब नहीं है। बोलते हैं क्या है कि आया है वोट, जैसे वोट टाइम में आते हैं वो लोग और आपसे वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल गायब रहते हैं, ठीक है, तो वो कहानी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा समझेंगे, वो उसी तरीके से दिया गया है कि उसी को थोड़ा सा हम रिलेट कर रहे हैं कि जनता चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने के होड़ में आमतौर पर कुछ ही पार्टियां, मतलब पार्टी राजनीतिक दल कितना भी होता है, लेकिन जो चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद किस पार्टी के साथ कौन अलायंस गठबंधन समझ में आता है ना, हम बताए थे, ठीक है, नहीं बताए तो आगे बताएंगे और कि गठबंधन क्या होता है, ठीक है, और कैसे काम करता है। तो कुछ पार्टी, जो कुछ राजनीतिक दल चुनाव जीतने के होड़ में कुछ ही दल आगे आ पाते हैं, सब कोई इक्वल नहीं हो पाता है, या तो किसी का सीट्स कम आता है, या फिर किसी के पास फंड का अमाउंट कम होता है, या फिर कोई मैनिपुलेट हो जाता है, बहुत सारा कहानी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ही पार्टी होती हैं जो चुनाव लड़ती है और बाद में आके आपस में सरकार बनाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज अगर आपको क्वेश्चन आए कि भारत में या फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आया कि कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं तो राजनीतिक दल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी बना सकता है, उसका कोई गिनती हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो 750 आप बोल रहे हैं, 750, वो इंडिया का बात कर रहे हैं। भारत में भी 750 से ज्यादा है। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश, हम लोग लोकतंत्र यहाँ पे राजनीतिक दल पढ़ रहे हैं, तो कोई भी भारत का अंदर मत समझिए, भारत के बाहर भी जाइए, वहां पे भी बहुत जगह पे यहाँ पे चुनाव किया जाता है, ठीक है, यूके है, यूएसए है, बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं, तो सबका देखना है हम लोग को, ठीक है। तो अगर एक बात करें कि राजनीतिक दल कितने हो सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, तो जो अपने हिसाब से जनता अपने जरूरत के हिसाब से, या फिर जो समूह है, जो पब्लिक का ग्रुप है, जो जनता का ग्रुप है, जनता का समूह है, वो कितना भी बना सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसका कोई काउंटिंग जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। देश में 3 प्रकार की पार्टी प्रणाली हो सकती है। अभी एनसीईआरटी में यह भी है कि किसी देश में या किसी लोकतांत्रिक देश में कितनी प्रकार की पार्टी प्रणाली हो सकती है, या फिर उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कितनी जो है प्रकार की व्यवस्था, मतलब राजनीतिक दल की व्यवस्था होती है, ठीक है, दलीय व्यवस्था कितनी होती है। तो कितनी होती है? टोटल 3 होती है, ठीक है। तो पहला एक दलीय व्यवस्था, दूसरा द्वितीय बलीय व्यवस्था और तीसरा बहुबलीय व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, भारत में बहुबलीय व्यवस्था है, ठीक है। और भारत में एक समय जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब एक दलीय व्यवस्था था। लेकिन आज जब 2022 में हम लोग हैं, तब यहाँ पे कितने हैं? बहुत सारे बहुबलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो मतलब एक बात तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक दल की व्यवस्थाएं हैं, ये समय के हिसाब से बदल सकता है। हम क्या बोला अभी, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब एक दलीय व्यवस्था था, और अभी 2022 में हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब भारत के पास बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये समय के हिसाब से और जनता के जरूरत और जनता के विकास को देखते हुए ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ठीक है, इसको कोई करता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, तब एक था अभी बहु हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वो हम बताते हैं जब ये सबको पढ़ेंगे हम लोग। तो एक दलीय व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो पहला हम बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रख के चलेंगे कि क्वेश्चन आएगा कि किसी देश में कितने प्रकार की पार्टी प्रणाली होती है, तो क्या लिखिएगा? 3। कौन से? एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझते हैं कि एक दलीय क्या होता है। एक दलीय व्यवस्था, ठीक है,
सिर्फ एक ही दल की सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। ठीक है, वहां पे ऐसे देश में जहां पे सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब एक ही राजनीतिक दल होता है, ठीक है, वहां पे उसको क्या बोलेंगे, एक दलीय व्यवस्था। जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ, अब समझते हैं कि उस समय 1947 में एक दलीय क्यों था। तो जब भारत आजाद हुआ ना, तब एक ही पार्टी था उस समय जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल करता था। ठीक है, कौन था वो? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वहां पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी 1947 के बाद। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, आपका प्लेट दिया गया है खाने के लिए, ठीक है, अब वहां पे हम आपको मान लीजिए पुलाव दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं हमको चावल दो? आपको ऑप्शन में चावल है ही नहीं, तो आप क्या खाइएगा फिर? पुलाव। तो आदमी बदलता कहाँ है, आदमी चॉइस कहाँ करता है? जनता कहाँ चुनाव करेगी? जहां पे विकल्प होगा। तो एक दलीय व्यवस्था में विकल्प नहीं होता है। तो सिंपल सा समझ लो, एक दलीय व्यवस्था मतलब जहां पे एक पार्टी को हम लोग को, मतलब वहां के लोगों को वोट देना होता है, या फिर एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहां पे एक दलीय व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, तो अभी कहाँ एक दलीय व्यवस्था? हम यहाँ पे उदाहरण के लिए दिए हुए हैं, देखिए चीन में कौन से पार्टी राजनीतिक दल है? कम्युनिस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे राजनीतिक दल का? जहां पे चीन में जो कंट्रोल करता है उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वहाँ कम्युनिस्ट दल का बोलबाला है, समझिएगा। और वहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टी है ना, वो अगर मतलब वहां पे छोटे छोटे पार्टी हैं तो उसका भी डिसीजन कम्युनिस्ट ही करता है, मतलब उसको फाइट नहीं करने देता है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वही निर्णय लेता है कि कौन पार्टी आएगी, कौन पार्टी जाएगी, किसका कैंडिडेट लड़ेगा, किसका नहीं, मतलब सब कुछ यही कहेंगे। तो इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र है यहाँ पे, कोई भी प्रत्याशी अपना मन से खड़ा हो सकता है, कोई पार्टी बना सकता, तो यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि एक दलीय व्यवस्था क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एक दलीय व्यवस्था किसको बोलते हैं? जहां पे क्या, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही दल का सरकार बने और चलाने का काम भी वही करे, बार बार रिपीट एंड रिपीट वही आएगा, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक दलीय व्यवस्था, यहाँ पे बात ही एक का हो रहा है। एक दलीय मतलब एक दल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज का बात है कोई? और अगर कंफ्यूज हो रहा है तो दिमाग में गोबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्विदलीय व्यवस्था, इसमें भी साफ साफ समझ में आ रहा है। द्विदलीय व्यवस्था मतलब जहां पे वो देश में जहां पे दो दल काम कर रहा हो, ठीक है, या फिर दल बहुत सारे हैं लेकिन अल्टरनेट दो ही है। ठीक है, मतलब एक जाएगा या तो फिर दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो फिर पहला आएगा। समझ में आ रहा है? पार्टी बहुत सारे होंगे, राजनीतिक दल बहुत सारे होंगे, लेकिन इन लोगों के साथ वो लोग लड़ेंगे, मतलब इन लोग का सपोर्ट और विपक्ष, मतलब समझिएगा जो टॉप में रहेंगे, जो ऊपर रहेंगे, ये दो पार्टी रहेंगे, और नीचे जो छोटे पार्टी काम करेंगे वो ऊपर में आके इनको समर्थन करेंगे। इनका उतना अधिकार नहीं होगा कि वहां पे जाके पार्टी को बदल सके, या तो ये आएंगे या तो ये आएंगे। ठीक है, मतलब ये तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, या तो 2 जाएगा 1 आएगा, मतलब दो पार्टी, दो विकल्प। समझ में आया? द्विदलीय क्या होता है? जहां पे उस देश, ऐसा देश जहां पे दो राजनीतिक दल हो और वही अपना पार्टी का मतलब सत्ता इधर से उधर और उधर से इधर हो। ठीक है, तो वहां पे उदाहरण के तौर पे क्या है? यूएसए। ठीक है, यूएसए में दो राजनीतिक दल है, रिपब्लिक और, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? उसमें भी दो पार्टी है। ठीक है, एक है रिपब्लिक और एक है डेमोक्रेटिक। ठीक है, पहला पार्टी का नाम रिपब्लिक पार्टी है, दूसरा का डेमोक्रेटिक। अगर रिपब्लिक सत्ता में नहीं रहता तो फिर डेमोक्रेटिक रहता है, डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा तो फिर रिपब्लिक रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल दिए हैं यूके। ठीक है, यूके में भी एक कम्युनिस्ट है और एक कंजर्वेटिव है और एक आपका लेबर है। ठीक है, दो पार्टी है वहां पे भी, तो ये सब नहीं भूलना है। पहले यूएसए में कितने पार्टी हैं? दो, पहला रिपब्लिक, दूसरा डेमोक्रेटिक। ठीक है, एक का सत्ता जाएगा तो दूसरा सत्ता में रहेगा, दूसरा सत्ता का जाएगा तो पहला सत्ता में रहेगा, क्योंकि ये सब द्विदलीय व्यवस्था का देश है। ठीक है, और यूके में भी वही है, अगर लेबर पार्टी का अगर सत्ता रहता है तो फिर कंजर्वेटिव के पास नहीं रहेगा, और कंजर्वेटिव के पास रहेगा तो फिर लेबर पार्टी के पास नहीं रहेगा। याद रखिएगा, हो सके ये सब आएगा और आप लोग को लिखना होगा, मान लीजिए, और या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी ये सब समझना होगा, आगे भी काम आता है कि किस देश में कौन सा राजनीतिक दल का बोलबाला है। चलिए आगे आते हैं। बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था मतलब देखिए वहां पे लिखा हुआ है, जब कोई
दलों में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है तथा 2 से अधिक पार्टी की सत्ता हासिल करने की संभावना रहती है, उदाहरण भारत। भैया अब लूट मार तो भारत में ही होता है, ठीक है, यहाँ पे सबको हक चाहिए। मतलब हम ही लोग ऐसा है ना जहाँ पे चेयर के लिए मारामारी कर सकते हैं और कोई दूसरा कुछ बोलेगा भी नहीं। मतलब यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलता है भैया। ऐसा सुपर 30 में बोला है ना कि राजा वो नहीं बनेगा जिसका पिताजी राजा होंगे, राजा वही बनेगा जो हकदार करेगा, ठीक, हकदार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये इसीलिए भारत है। तो बहुदलीय पार्टी इसलिए कहें क्योंकि भारत में बहुत सारे पार्टीज है जो लड़ रहे हैं, आपको भी पता है। कांग्रेस है, आप है, और बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, और एक बहुजन समाज है, ठीक है, बहुत सारे पार्टीज है। सब लड़ाई लड़ता है, सब जद्दोजहद करता है, क्यों? ताकि उनका सत्ता है, उनका सरकार बने, ठीक है। तो यहाँ पे सब स्वतंत्र है, सब अपना अपना कैंडिडेट उतार सकता है, सब अपना स्वतंत्र से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था किसको बोलेंगे? जब कोई दलों में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है तथा 2 या अधिक पार्टी के सत्ता हासिल करने की संभावना रहती है। तो भैया आप समझो, यहाँ पे बहुदलीय है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कौन जीतेगा? मान लीजिए यूएसए में तो 2 दलीय व्यवस्था है, या तो रिपब्लिक जीतेगा या तो डेमोक्रेटिक, ठीक है। आंख मूंद के बोल देगा ना, या तो रिपब्लिक होगा या तो डेमोक्रेटिक। नहीं, भारत में कोई बता सकता है कि किसका सरकार बनेगा? नहीं बता। कौन बताएगा? जब मतदान होगा और उसका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि किसका सरकार बना। तो समझ में आ गया एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय का मतलब? देख लेंगे? पक्का? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम बताए थे यहाँ पे भी कि गठबंधन, एक शब्द आया था गठबंधन। तो गठबंधन क्या है समझते हैं। ये बहुदलीय में भी काम करता है, ठीक है। क्या होता है ना कि भारत में किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी पार्टी का कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कितने सीट्स की जरूरत होती है? 272 का, ठीक है। कितना? 272 से ज्यादा, ठीक है, 272 से भी ज्यादा। अब समझते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी कौन है? मान लेते हैं बीजेपी है, ठीक है। तो अगर बीजेपी को 250 सीट्स आता है तो क्या ये सत्ता बना लेगा? नहीं बना लेगा, नहीं बना पाएगा ना। तो अब समझिए ये भाई साहब क्या करते हैं। तो जैसे और छोटे छोटे पार्टी हैं, कोई भी पार्टी पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे आप हो गया, या फिर बहुजन समाज हो गया, या फिर तृणमूल कांग्रेस हो गया। वहां से अगर ये 23 कैंडिडेट और ले लेते हैं तो इनके पास कितना हो जाएगा? 273। पार्टी बनाने के लिए कितना चाहिए? इनके पास कितना हो गया? अब पार्टी बना लेंगे? लेकिन अकेले बनाए बीजेपी? साथ में कोई दूसरा पार्टी आया ना? दूसरा पार्टी आया ना? तो जब 2 पार्टी आपस में मिलते हैं और अपना सीट्स को बढ़ाने का काम करते हैं, और सीट्स बढ़ा के दोनों का सीट्स को इक्वल काउंट करवा के 272 पार करा के जब अपना सरकार स्थापित करते हैं तो उसको बोलते हैं गठबंधन। समझ में आया? 2 या 2 से अधिक एक पार्टी के साथ 2-3 पार्टी मिलके या फिर एक ही पार्टी मिलके जब सीट्स को बढ़ाने का काम करता है और उसका सरकार, मतलब अपना सरकार चाहता है, सरकार बनाता है, तब उसको गठबंधन कहते हैं। समझ में आ गया गठबंधन क्या है? समझ में आ गया ना? कंफ्यूजन? भारत में सीट्स क्या बोलते हैं, सरकार बनाने के लिए कितना सीट्स चाहिए? 272 से अधिक। ये कॉमन सेंस वाला बात है, मतलब ये जनरल नॉलेज भी है, होना चाहिए इसके लिए, ये जानना जरूरी है, ठीक है। गठबंधन, जब 2 या 2 से ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। हम बताएं अभी, एक दल के साथ जब दूसरा आता है या तीसरा आता है और मिलकर सरकार बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन। तो झारखंड में अभी किसका गठबंधन है? कांग्रेस प्लस जेएमएम, करना है जेएमएम प्लस आरजेडी, 3 पार्टी मिलके यहाँ पे सरकार बनाया है, ठीक है। कोलैबोरेशन कुछ भी होगा इन लोगों का, ठीक है। तो 3 पार्टी मिलके यहाँ पे सरकार बनाया है। तो अभी झारखंड में क्या है? गठबंधन बना के सरकार है, ठीक है। मतलब एक पार्टी का सत्ता नहीं है, ठीक है। और जब एक जैसे 2014 में भाजपा जीता था, ठीक है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? बहुमत से जीतना, मतलब जो किसी का सपोर्ट नहीं है। मान लीजिए 272 चाहिए और किसी पार्टी का आ गया है 314।
अभी किसी का हेल्प मांगेगा? नहीं। किसी का हेल्प मांगेगा? नहीं मांगेगा। तो क्या करेगा? अपना पार्टी बना लेगा, बाकी को बोलेगा जाओ भीतरे घर में, हमको नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। समझ में आ गया? तो अगर आप कमजोर हैं तो इसका मतलब ये वही बात है कि अगर आप कमजोर हैं तो आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, और अगर आप मजबूत हैं तो आपको किसी का सहारे की जरूरत नहीं है। तो कमजोर बनना है नहीं। बस मेहनत से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और 90 पार करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि 40 पार कर लिए, 33 पार कर लिए, पास हो गए तो बैठे हुए शांति से, नहीं है ना। गठबंधन समझ में आ गया? जब 2 या 2 से ज्यादा या 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है? एक यहाँ पे क्वेश्चन हम दे दिए हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। ठीक है? 1 2 जैसे ये हो गया एक दलीय प्रणाली, एक दलीय व्यवस्था, ये हो जाएगा द्विदलीय व्यवस्था, ये है बहुदलीय व्यवस्था। तो अभी तीनों आपको समझाए ना, तो कौन सा व्यवस्था अच्छा है बताइए? देखिए व्यवस्था कोई भी अच्छा नहीं होता है। हम क्या कहते, भारत में 1947 के बाद एक ही दल था, तो अच्छा नहीं था? अच्छा था ना। तो ये बताना मुश्किल है कि कौन सा जो स्तर है, मतलब जैसे एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय, कौन सा दलीय व्यवस्था अच्छा है ये बताना मुश्किल है। ये हम पे नहीं निर्भर करता है, ये सिचुएशन ऑफ द कंट्री मैटर करता है, मतलब देश की स्थिति क्या है उस हिसाब से मैटर करता है। और ये कहीं भी मतलब बोलते हैं ना कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये बदलता है, ये समय के हिसाब से वो बदलेगा। जैसे जैसे जरूरत बढ़ेंगी पार्टियां बढ़ेंगी और चीजें बदलेगी। ठीक है? तो जरूरी नहीं है जहाँ पे एक दलीय है वहां पे बहुदलीय नहीं होगा। तो जहाँ पे जो देश का जो अभी सिचुएशन है उस हिसाब से वो व्यवस्था है। लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे इसका हिसाब से लिख दिए हैं कि दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी देश के हाथ में नहीं है। मतलब देश ये डिसाइड नहीं करेगा कि किसका चुनाव, मतलब उसको आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं। ठीक है? यह एक लंबे दौर का कामकाज है। जैसे 1947 से 2022 हो गया ना, तो एक लंबा बहुत अरसा लगा ना एक दलीय से लेके बहुदलीय होने में। ठीक है? तो वो देश का जो जनता वो कर लेता है। ठीक है? टाइम जब जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे जरूरत होता है देश को राजनीतिक चीजों को बदलने का, तो बदलते हैं। और ये एक लंबा दौर का कामकाज के बाद खुद विकसित होता है। मतलब कुछ कुछ चीज को ना, इसीलिए एक बात ये भी है कि कोई कोई चीज को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, वो जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए, वो अपना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। जो छात्र ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका ये नोट्स काम आएगी। चलिए पढ़ते हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। तो अभी तक राजनीतिक दल में हम लोग समझे, ठीक है, सारी चीजों को। लेकिन अभी समझना है कि राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल क्या है। ठीक है? सॉरी, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या है। तो क्षेत्रीय दल क्या है, क्लास 10 हम समझाएं अभी। क्षेत्रीय दल वो है जो किसी क्षेत्र के नागरिकों को या फिर किसी क्षेत्र की जनता को अपना वोट बैंक की तरह बनाती है, वोट बैंक की तरह रखती है, उसे क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। ठीक है? जो किसी क्षेत्र से लगाव रखती हो या फिर क्षेत्र के चीजों पे विकास करती हो और काम करती हो, उसे क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, जो पूरे देश के प्रदेशों को लेके राष्ट्र मतलब सरकार बनाती है, सत्ता में आती है, पूरे देश के सारे प्रदेशों को लेके सरकार बनाती है, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी। एक तो समझिए क्षेत्र पार्टी। क्षेत्र पार्टी कोई प्रदेश का पार्टी होता है जो उस क्षेत्र का काम करता है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, ये किसमें काम करती है, तो इसका नाम में ही समझ में आ रहा है कि झारखंड के लिए काम करती है। ठीक है? ठीक है? जैसे आपका बिहार में भी है, ठीक है, आरजेडी है, ठीक है, तो वो क्या के लिए काम करती है, बिहार के लिए काम करती है। लेकिन जब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जब बात करेंगे कांग्रेस, तो ये लोग किसके लिए काम करती है, फिर वो देश के लिए काम करती है। वो वहां पे सरकार बनाना चाहती है, पूरे देश में अपना सांसद और अपना सीट ज्यादा लाके वहां पे फिर अपना प्रधानमंत्री लाना चाहती है और अपना सरकार बनाना चाहती है। तो दो चीजें, एक चीज समझिए, जो क्षेत्र पार्टी है ना वो प्रदेश को टारगेट करती है, और जो राष्ट्र पार्टी है वो कहाँ टारगेट करता है, सीधा प्रधानमंत्री। ठीक है? ताकि पूरा देश को हम लोग पूरा देश में सत्ता में आ पाए। तो थोड़ा सा समझ लेंगे इसको हम लोग परिभाषा में। राष्ट्रीय दल, इसमें थोड़ा सा ना समीकरण भी है, थोड़ा सा कुछ कुछ समझेंगे। ठीक है? अगर कोई भी दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट, समझेंगे यहाँ पे, अगर कोई भी दल लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में क्या चुना जाता है,
हम बताए थे ना, क्या चुनते हैं लोकसभा चुनाव में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर कोई दल, मतलब कोई राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में, साफ साफ थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट, मतलब द टोटल नंबर ऑफ वोट का, अथवा या फिर मतलब या तो टोटल वोट का, या फिर 4 राज्यों में, मतलब 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स के विधानसभा से क्या निकलता है? एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको विधायक बोलते हैं, इसको सांसद बोलते हैं। तो समझेंगे अब साफ साफ, यहाँ पे एक लोकसभा इस्तेमाल किया है, एक विधानसभा इस्तेमाल किया है। लोकसभा में सांसद बैठते हैं, विधानसभा में विधायक बैठते हैं। लोकसभा में बैठने वाले को इंग्लिश में, अंग्रेजी में एमपी कहते हैं, और इसको एमएलए कहते हैं। ठीक है, एमएलए मिलके मुख्यमंत्री बनाते हैं, और सांसद मिलके प्रधानमंत्री बनाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब समझेंगे लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का, अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6%। मतलब अगर, या तो समझेंगे 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े जितने वोट है, मतलब 4 राज्य में, 4 स्टेट्स में जो वोट हुआ, उसका जो नंबर ऑफ वोट है, जो वोट की संख्या है, उसका 6% हासिल करना रहता है उस पार्टी को। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। या तो फिर जो लोकसभा चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा चुनाव के कम से कम 4 सीट में जीत दर्ज करना होगा। मतलब 4 लोकसभा क्षेत्र में या जीतना होगा, या तो 6%, 4 राज्य के 6% विधानसभा वोट को लेना होगा। सिंपल सा समझेंगे, 4 राज्य का, ठीक है, 6% विधानसभा वोट लेना होगा, या फिर 4 गो संसदीय सीट लाना होगा। ठीक है, सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता दी जाएगी। समझ में आ गया? 4 राज्य, 4 स्टेट का जो विधानसभा वोट है, उसका 6% लाना पड़ेगा उस पार्टी को, या फिर 4 लोकसभा सीट जीतना पड़ेगा, तभी जाके वो राष्ट्रीय पार्टी में अपना नाम दर्ज करा सकता है। समझ में आया क्लास 10? यस सर। चलिए, थोड़ा तो 4 राष्ट्रीय पार्टी का नाम हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा आगे भी काम आएगा। क्या पता तुम लोग देश के भविष्य, तो कोई यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ना करके नेता ही बन जाए। ठीक है, समझ में आता है, पर ठीक है, अब अपना जिसका जैसा चॉइस। ठीक है, आगे पहला एक मान लेते, एक है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये कौन चलाती है? दीदी, ओ दीदी, ठीक है, ममता दीदी चलाती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पार्टी में कब आई थी? 2016 में। एक जानकारी के लिए हम बता दिए, 2016 में इसका रिकॉग्नाइज किया था नेशनल पार्टी में, मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था नेशनल पार्टी के तहजीब पे। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किसका है? मोदी। किसका नहीं है, मतलब मोदी साहब हैं वहां पे, अभी प्रधानमंत्री कैंडिडेट वही है, और प्रधानमंत्री भी वही है। ठीक है, और अभी इन्हीं का राज चल रहा है। कब से? 2014 से। ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हम लोग थोड़ी देर पढ़े थे, थोड़ी देर पहले, तो हमारा जो भारत देश है उसमें कौन सा, कितने दलीय? एक दल था ना, तो एक दल में कौन सा पार्टी था वहां पे? कांग्रेस ही था। ठीक है, सिर्फ कांग्रेस। जब 1947 में हुआ तब सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वहां पे रहते थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, जरूरत पड़ेगा, क्या पता आप लोग अब क्षेत्र के नेता बनेंगे या फिर राष्ट्र के नेता बनेंगे, वो तो आपका भविष्य बताएगा, पर हम लोग को पढ़ने का काम है, अभी नेता बनने का नहीं है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्षेत्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय दल में कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं सर। पक्का। ये थोड़ा सा, ये 6% वाला और विधानसभा और लोकसभा वाला थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आए थोड़ा सा समझिएगा उसको, और आप लोग को समझ में आ जाएगा, हम तो समझा ही दिए हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, क्षेत्र दल, जब कोई दल, समझिएगा यहाँ पे भी कहानी वही है, सेम चीज है। जब कोई दल राज्य विधान मतलब एक राज्य में ही विधानसभा होता है ना, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री चुनना होता है। राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% मतलब 6%, ठीक है, 6% या उससे अधिक हासिल करती है। ठीक है, मतलब 100 वोट में 6 का वोट, यही होगा ना? यस सर। 6%, 100 वोट में 6 का वोट वो लाती, या फिर 6 से अधिक। ठीक है, 6 से अधिक फीसदी, मतलब 6 से ज्यादा 6, मतलब अगर इन केस अगर 100 हुआ तो 6 होगा, जो भी उसका समीकरण है वहां पे समझ लेना है। ठीक है,
6% या फिर उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम साथ ही साथ उस राज्य में कम से कम देखिए 2 सीट, मतलब कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करनी। 2 सीट यह सांसदीय सीट है, ठीक है, 2 सीट में और उसे राज्य की राजनीतिक दल का रूप में मान्यता मिलती है। तो समझ में आ गया इसका 6% वोट और 2 गो सीट, तो फिर वो क्षेत्रीय पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। आते हैं अब थोड़ा सा राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। देखो दल तो कोई भी बना लेता है, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, चुनौती मतलब फेस जो मतलब स्ट्रगल जो करना पड़ता है वो क्या क्या हो सकता है भारत में या फिर कोई और देश में, या फिर क्या क्या हुआ है, उसके बुनियाद पे पढ़ेंगे लोग। राजनीतिक दल के लिए क्या क्या चुनौतियां, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ठीक है, चुनौतियां जो मतलब आम लोगों को फेस करना पड़ता है, या फिर पार्टी का वर्कर जो कार्यकर्ता है, हम बताए थे ना, नेता, कार्यकर्ता और अनुयायी, तो जो कार्यकर्ता लोग को या फिर किसी को भी पार्टी के इंटरनल लोगों को जो फेस करना पड़ता है। पहले क्या है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। सबसे पहले देखिएगा, आप जब सिविक्स पढ़ रहे हैं, 9 से पढ़ रहे हैं, तो एक चीज बार बार आता है, लोकतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आता है आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक मतलब अंदरूनी, ठीक है, ये समझ में आ गया, आंतरिक मतलब अंदरूनी, और लोकतंत्र मतलब जो हर चीज को उसके पास हक हो, चाहे अपना नेता चुनने का, अपना मत देने का, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी चीज का, तो ये लोकतंत्र तो लोकतंत्र है। तो मतलब इंटरनल, और ये हक एक तरह से अभाव, मतलब जब आज के देखते होंगे कोई पार्टी में क्या होता है ना, कि मेन लीडर ही सब कुछ करता है। यहाँ तक मान लीजिए, जैसे एक चीज समझते हैं, कोई ऐसे लोग कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड है, ठीक है, छोटे पोस्ट पे हैं, लेकिन उनको कभी कभी मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है, खुद जो बड़े नेता हैं वो डिसाइड करके और इन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, इनको पता भी नहीं होता कि पार्टी क्या डिसीजन लिया। तो इसके साथ तो ये अन्याय हुआ ना, जब पार्टी को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना का काम था, जब जनता के घर घर जाना था, जब पार्टी का जो विचारधारा है वो जनता तक पहुंचाना था, तब ये भाई साहब काम किए। और जब मेन चीज का काम आया, या फिर कोई बड़ा टॉपिक में काम करना हुआ, या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, तब बड़ा नेता ले लेते हैं, इन लोगों को पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, अपना बात को रखने का इनको समय नहीं दिया गया, इनको इग्नोर कर दिया गया, फिर इनको बाइकआउट किया गया। तो गलत है ना, किसी के भावनाओं के साथ वो है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, तो ये इसलिए लोकतंत्र यहाँ पे बात नहीं है। देखिए लोकतंत्र का हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे सबको समान अधिकार मिले। तो जो भाई साहब पार्टी में काम किए, पार्टी को उतना समय दिए, पार्टी के विचारधारा को जनता तक पहुंचाएं, उनको अगर उनका स्थान नहीं मिलेगा तो उनके साथ वो अन्याय है ना। तो वहां पे लोकतंत्र, एक तरफ से लोकतंत्र का हिसाब से देखेंगे तो वो लोकतंत्र का हनन हुआ ना। तो यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र का इसीलिए कहा गया कि कमी है। आज भी बहुत सारे पार्टी में ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टी के बड़े नेता डिसीजन ले लेते हैं और छोटे कार्यकर्ता को नहीं पूछते हैं, ठीक है। जबकि पार्टी को बनाने का मेन काम कौन करता है, जो कार्यकर्ता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, ठीक है। वंशवाद की चुनौती, वंशवाद समझ में आता है, वंश मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी जो बढ़ाता है, इसको बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटी, बेटा जो भी है सब बराबर, ठीक है, लेकिन वंश होना चाहिए, ठीक है। कुछ समाज तो बेटी को नहीं मानता है, पर हमको लगता है कि अब ऐसा नहीं है, अब लोग बदल गए हैं, उनका सोच बदल गया है, हमारा समाज बदल गया, ठीक है। तो वंशवाद की चुनौती, ये प्रॉब्लम है। देखिए हर चीज में पहले लोग बोलते थे कि कांग्रेस में वंशवाद हो रहा है, भैया राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर अभी राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, तो मतलब आप ही लोग चलाइएगा, पार्टी आप लोग का है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अपना ही बेटा, अपना ही भतीजा लोग को चांस दिया जा रहा है। अभी बीजेपी में भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अमित शाह जी का बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया, राजनाथ सिंह का बेटा जी को चुनाव लड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रीफर अपने ही बेटा को नेता बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत लोगों का कहना है, हमको तो बस समझना है, हमको पढ़ना है, हमको बोलना नहीं है, हम लोग समझा रहे हैं आप लोगों को, हम लोग को राजनीति में नहीं घुसना है, बस समझना है उससे रिलेट करके, कि बहुत लोगों का कहना है कि ये वंशवाद की है। मान लीजिए अगर नेता का बेटा नेता होगा तो अगला जो झंडा ढोया उतना दिन से, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए, समझ रहे बात को। तो राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा। तो यही कहानी है, अगर ये नहीं होता, ये वंशवाद का कहानी नहीं होता, तो राजा कौन होता, जो हकदार होता, जो मेहनती होता। तो इसको भी हटाना चाहिए, ठीक है। पारदर्शिता का अभाव, ठीक है, पारदर्शिता मतलब क्लैरिटी, ठीक है। कोई जो मतलब अच्छा अमाउंट में थोड़ा सा रिच है, मतलब अमीर है, थोड़ा पैसे से थोड़ा सा वो मजबूत है, तो वो जाके मान लो पार्टी फंड में पैसा देके या फिर अपना जो भी इधर उधर से करके इलीगल तरीके से टिकट ले लिया। तो अब जो गरीब इंसान है या फिर जो सक्षम नहीं है उतना पैसा खर्चा, तो वो चुनाव लड़ पाएगा फिर? तो वो मतलब एक क्लैरिटी होना चाहिए ना कार्यकर्ता के साथ भी। भैया आपको ग्राउंड लेवल पे मजबूत कौन करता है, कार्यकर्ता करता है। अगर कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो नेता जीत जाएगा अकेले, ठीक है।
तो फिर क्या होता है, जब कार्यकर्ता नीचे नहीं काम करता तो देखते हो कि यूट्यूब में कोई कोई नेता आता है, हमारा बबलू भैया कैसा हो, और जूता का माला पहना के घर भेज देता उसको, तो फिर उसका नेता का बेइज्जती ना हुआ। क्योंकि अगर कार्यकर्ता होता तो उस नेता के साथ ऐसा होता। तो कार्यकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लैरिटी भी रखना चाहिए, उनको छांटना नहीं चाहिए, उनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए। पर आपराधिक तत्वों का घुसपैठ, इसको भी समझेंगे। आपराधिक तो समझ में आ रहा है सीधा सीधी, ठीक है, अपराध करना। तो आजकल के नेता लोग क्या करते हैं ना, जीतने के लिए किसी को मतलब किस तरीके से धमकी दिलवाते हैं, किस तरह से मतलब अपना गुंडा का सहारा लेते हैं, या फिर किसी का खून खराबा जो भी मर्डर टाइप में है ना, किसी को हटा देना, किसी को बाइकआउट करना धमकी से। तो ये सब चीजें पार्टी में नहीं होना चाहिए। पार्टी तो काम करने के लिए आई है ना, तो सबको मौका भी देना चाहिए। जो कैपेबल है, जो वहां के लिए उस पद के लिए है सही ढंग का जो एक प्रत्याशी, उसको टिकट मिलना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब राजनीतिक दल के पास आज भी चुनौती है। अगर ये सब थोड़ा हट जाए तो सभी को मौका मिलेगा और पार्टी और भी मजबूती से काम कर पाएगा। जब सही लोग आएंगे आगे, संगठन और मजबूत होगा ना। समझ में आ गया? जैसे होता है ना, तुम लोग क्लास बहुत अच्छा है, लेकिन एक लड़का ऐसा बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं आता है, उसको आता है तो बस रॉकेट बना के छोड़ना आता है। तो मान लो पूरा क्लास का अच्छा नंबर आया, उसका नहीं आया, तो एक बात समझिए, एक तरफ तो लोग बोलेगा कि देखो 9 क्लास में कितना अच्छा है, 99% रिजल्ट आया, लेकिन एक जैसे ही बोलेगा 99% रिजल्ट आया, सब पूछेगा वो 1% कौन है। तो यहाँ पे खराबी हुआ थोड़ा नाम, समझ में आया? तो कुछ कमी अगर नहीं होता है तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो ये सारी कमियां हैं अभी, लेकिन इसको सुधार कैसे सकते हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हम नहीं सुधार सकते हैं, ये जो संगठन के लोग हैं वो सुधार सकते हैं, पर हमें समझना है, ठीक है, कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, या फिर इन फ्यूचर इसको हाउ कैन वी चेंज दैट, ठीक है। राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। मतलब एक दल से जीतता है, जैसे थोड़ी देर पहले कमल सर पूछ रहे थे, सर जो कम अमाउंट में आता है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा है ना कि कभी कभी क्या होता है, हम क्या बोले थे थोड़ी देर पहले कि अगर आपको भारत में सरकार बनाना है तो कितना सीट चाहिए, 272 से ज्यादा, ठीक है। मान लेते हैं किसी को 270 आता है, वो पार्टी वो अब सत्ता में आएगा, सरकार बना पाएगा, तो उसको कितना और चाहिए, 3 चाहिए। तो अभी ये भाई साहब क्या करेंगे, 3 कहीं से तो लेंगे और कहीं जीता हुआ कैंडिडेट लेंगे ना। तो अगला जीता हुआ जरूर है, लेकिन उसके पास उतना कैंडिडेट नहीं है। तो अब ये जो 3 को लेंगे ना, तो ये जो बदलने वाले पार्टी हैं जो बिक जाते हैं, वहां पे डील होता है कि भैया आओ हम आपको 50 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे, तो पैसा का डील होता है या फिर कोई और चीज का डील होता है। तो ये तो इलीगल है ना। आप जनता के वोट से जीते हो, जिस पार्टी के में से जीते हो वहां पे रहो, ठीक है। या फिर अगर गठबंधन होता तो वो लीगल तरीके से। तो यहाँ पे आजकल के या फिर पहले भी ऐसा होता था कि पैसा में वो कॉम्प्रोमाइज होता था, और फिर एक जो जीता हुआ कैंडिडेट है जो बहुमत में आया है उसके साथ दे देते थे और नेगोशिएट करके सत्ता बना लेते थे, पर ये इलीगल माना गया, ठीक है। तो ये यहीं पर बात किया गया, जो हार के दूसरा पार्टी मतलब जीतने के बाद अपना पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को समर्थन गलत तरीके से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य। जब निर्वाचन आयोग किसी को कैंडिडेट बनाता है ना, तो उसका ब्यौरा मांगता है कि भैया आपके पास कितना जमीन जायदाद है। हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में कि एक इंसान को चुनाव लड़ने के लिए अपना ब्यौरा देना पड़ता है, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि कितना मुकदमा चल रहा है, कितना आपराधिक मुकदमा है, वैसा वैसा संगीन जुर्म है तो उसको चुनाव नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ जगह होता है ना, ये सबको नहीं दिखाया जाता है। जो लीडर्स हैं या फिर जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ये सबको दबा देते हैं और वो फर्जी दिखा देते हैं। तो ये सबको भी नहीं होना चाहिए, ये सब भी रुकना चाहिए, ठीक है। और आखिरी, संगठनिक चुनाव कराना। संगठनिक चुनाव कराना मतलब इंटरनल चुनाव, कोई संगठन को चुनाव कराना चाहिए। मान लीजिए एक संगठन में 10,000 से भी ज्यादा वर्कर्स हैं, तो उसमें एक पार्टी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टाइप पार्टी बनाएंगे ना, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई प्रभारी, कोई सह प्रभारी, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष बनाएंगे ना। तो ऐसे क्या मुंह देख के कर देंगे, किसके पास ज्यादा पैसा है तो उसको कर दो। तो हर पार्टी को एक संगठनिक चुनाव कराना चाहिए, ठीक है। तो उस चुनाव से वो क्लैरिटी हो जाएगा, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको बराबर लड़ने का हक मिलेगा, और फिर वहां पे पद भी मिलेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि राजा का बेटा राजा। समझ में आ गया? लास्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं सर। एक रिवाइज कर लेंगे, कितने तरीके के दल होते हैं, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, ठीक है।
राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या चाहिए पता है ना? क्षेत्रीय दल होने के लिए क्या क्या चाहिए पता है ना? यस सर। बताएं हम लोग। राजनीतिक दल का चुनौतियां क्या क्या है लिख लेंगे। यस सर। क्वेश्चन आएगा राजनीतिक दल की चुनौतियां क्या क्या है, लिख लोगे? यस सर। राजनीतिक दल को कैसे सुधारा जा सकता है, लिख लोगे? यस सर। चलिए, तो अभी तक हम लोग राजनीतिक दल खत्म कर लिए हैं। और जो भी लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम वहां पे रिप्लाई करेंगे आपको। और अगर आपको आगे वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे थ्रू आपके सिलेबस में कोई मदद मिल रही है आपको, तो हमारा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लिंक और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि और भी बच्चे पढ़ पाए।